लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 19 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुन्ना खजांची खुदा बख्श के यहाँ गई। दूसरी औरत से खजांची का ताल्लुक कराकर, दूसरे मर्द से रिश्वत दिलाकर, एक औरत से उसका ताल्लुक हो गया है, उसकी बीवी से कहकर लड़ाकर बिगड़ाकर राजा साहब के नकली दस्तखत से इम्प्रेस्ड से रुपया निकलवाकर गवाह तैयार करके मुन्ना ने खजांची को कहीं का न रखा था। उसको पुरस्कार भी मिलता था। इन कामों में रानी साहिबा का हाथ था। धीरे धीरे रानी का प्रेम घनीभूत किया गया। दो एक बार रात को कोठी में बुलवाकर खिलाया पिलाया गया। खजांची की कल्पना दूर तक चढ़ गई। रानी का चरित्र जैसा था उससे उन्हें जल्द सफल होकर राज्य करने में अविश्वास न रहा। कुंजी देते हुए मुन्ना ने कहा, रानी साहिबा ने कहा है अब तुम यहां तक आ गए, कहकर उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर खुदा बख्श खुश होकर बोले, मेहरबानी। मुन्ना ने कहा, आप आज ही जाइए और हिसाब लगाकर मुझे बताइएगा। मैं राह पर पीपल के नीचे मिलूंगी। कितना रुपया निकाला गया? आपको तो मालूम है, काम दूसरे से कराया जाता है, हिसाब दूसरे से लिया जाता है। जिसने रुपया निकाला वो खाने ही गया, मालूम हो जाएगा। फिर उसी तरह बिल बनाकर जरूरी लिखकर सही करा लीजिए। रानी साहबा वो बिल देखकर वापस कर देंगी। अकाउंटेंट के पास बाद को भेज दीजिए, काम हो जाने पर इनाम मिलेगा। कहकर मुन्ना लौटी। खजांची देखते रहे, सोचते रहे। उनसे नोटों वाले संदूक की कुंजी ली गई थी। अंदाजन 2 लाख रुपया था। सोचकर कांपे। 2 लाख रुपये का जाल। इम्प्रेस्ड से 1,500 रुपये निकाल लेना बड़ी बात नहीं। अकाउंटेंट को शक नहीं होता। 2-2 लाख का बिल, इतना रुपया तो मालगुजारी के वक्त ही जाता है। मुन्ना ने ये रुपये वाला जाल अपनी तरफ से किया था। रानी साहिबा को इसकी खबर न थी। बुआ को झुकाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी थी कि किसी सिपाही या जमादार से फंसा दी जाए, कुंजी उनके हाथ में रहे। लेकिन मुन्ना ने लंबा हाथ मारा। खजांची 11 बजे के करीब आए। जटाशंकर बैठे थे। खजाने में उस समय राजा राम का पहरा बदल चुका था। राम रतन था। उसने बहुत तरह की बातें सुनी थीं, पर वो आदी था, खड़ा रहा। खजांची ने वही संदूक खोला। संदूक में एक भी नोट न था। संदूक का बीजक निकालकर देखा, 2,13,000 के नोट थे। जटाशंकर तके हुए थे। राम रतन पहरे पर टहल रहा था। क्या हो रहा है क्या नहीं इसकी उसको खबर न थी। खजांची ने चुपचाप बीजक निकालकर जेब में किया और संदूक में ताली लगाई, फिर बाहर वाला ताला लगाया। जटाशंकर फाटक की आड़ से साधारण भाव से देख रहे थे। सिपाही चौंका, पर संभल कर टहलने लगा। खजांची ताला लगाकर चले। पीछे पीछे जटाशंकर हो लिए। खजांची घबराए हुए थे। जटाशंकर के लिए इतना काफी था। अभी तक कोई पकड़ उन्हें न मिली थी। खजाने से कुछ दूर निकल जाने पर खजांची ने उन्हें देखा। घबराहट को दबाकर पूछा, क्यों जमादार, क्या बात है? जटाशंकर ने जवाब नहीं दिया। खजांची की जेब पकड़ ली। हाथ पैर हिलाए कि उठाकर दे मारा और हड्डी हड्डी अलग कर दी। गरज कर कहा, यहां तुम्हारा क्या है? यहां हमारी रोटियां हैं और आपकी भी। हम पर हाथ उठाने का नतीजा मालूम होगा। बहुत अच्छी तरह। जबान हिलाई तो चुप रहिए। हम वही जिन्होंने रानों के नीचे रखा और सदियों। यहां कुछ ऐसा ही। जटाशंकर फौजी आदमी थे। धोखे पर धोखा खा चुके थे। ताव आ गया। चाह के उठाकर पटक दें, लेकिन संभल गए। कहा, खजांची साहब, हमको यही हुक्म है। आप तो अब वही हैं। सलाम। खजांची ने कहा, रहा हुजूर, निकालने वाले तो हम ही हैं। ये फर्द हमको दे दीजिए। उन्हीं का हुक्म हुजूर, लेकिन उससे न कहिएगा, और आगे वाली कार्रवाई पहले हमसे। यहां भी तो एक कुंजी रहती है। हाँ हाँ ठीक है, ये लो। खजांची ने बीजक दे दिया। देना नहीं चाहते थे। हाथ कांपा, पर कांटा ऐसा ही था। सोचा, रुपए इसी ने निकाले हैं, 2 आदमियों के सामने कहला लेना है। जटाशंकर ने बीजक लेकर कहा, इसकी बात उससे मत कहिएगा, नहीं तो हम पकड़ जाएंगे। उससे ये मालूम कीजिए कि कहाँ रखा है। आपसे कहे देते हैं कि निकाल कर हमने दिए। तो वे पहुंच गए। कितने लिखे हैं बताइए, नहीं तो हमें पकड़ना पड़ेगा। 2,13,000। जमादार, बहुत नाजुक मामला है, भेद न खुले, तुम्हें भी मिलेगा। आगे वाली लीपापोती भी हमें मालूम होनी चाहिए। रुपया रखा कहाँ है पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम पूछवाएंगे। कल हुजूर इसी वक्त खजाने में तशरीफ ले आने की मेहरबानी करें, नहीं तो
के पास मामला दायर होगा। खूब ख्याल रहे, बीजक दिखाकर। इसका हाल किसी से कहिएगा तो बचिएगा नहीं। हम ही आप तक इसका भेद है। ये तय रहा, लेकिन तुम भी इसका जिक्र न करना। हुजूर का मामला जिक्र किससे किया जाएगा? जमादार राजा को संबोधन कर रहे थे। खुदा बख्श अपने को समझते थे। सलाम करके जमादार वापस आए। खजांची आगे बढ़े। पीपल के चबूतरे पर मुन्ना बैठी थी। देखकर मुस्कुराती हुई सामने आई। कितनी है? ओंठ रंग कर पूछा। 5 लाख, खजांची ने छूटते ही कहा। मुन्ना ने अंक मन में दोहराए। तो जल्द बिल तैयार हो जाना चाहिए। राजा साहब के दस्तखत बनाकर अकाउंटेंट के पास पहुंचा दिया जाना चाहिए। खजांची मन में कुढ़ा। सोचा, इस बेवकूफ को कौन समझाए। 2-2 ढाई लाख रुपए ज्यादा रुपए होने पर छिपा रखने के सिवा सीधे रास्ते से हजम नहीं किए जा सकते। वे राजा की निगाह पर आएंगे। बिल जाली बना लिया जा सकता है, पर खर्च का मेमो राजा की नज़र से गुजरेगा। इम्प्रेस्ड का रुपया एक साथ मेमो बनकर निकलता है घर के खर्च के लिए। उसमें 1500 साल 6 महीने में निकाल लिया जा सकता है। उसके बिल सही होकर अकाउंटेंट के पास भेजे जाते हैं तो कैश लेजर कर लिया जाता है। उसका अलग से मेमो में उल्लेख नहीं आता। खुलकर खजांची ने कहा, अच्छी बात है। फिर पूछा, रुपए रानी साहिबा के पास पहुंच गए? उसी वक्त स्वर को मुलायम करके मुन्ना ने कहा, नहीं तो रखे कहाँ जाएंगे? बिल बनाकर अकाउंटेंट के पास भेजने के लिए क्या रानी साहिबा ने हुक्म दिया है? हमसे सवाल करने की क्या मानी? हम जैसा सुनते हैं वैसा कहते हैं। अच्छा, तो उसी तरह बिल भेज देंगे। खजांची को अंधेरा दिखा। वो रास्ता काट कर चले। मुन्ना को जान पड़ा कुछ बिगड़ गया, कुछ अप्रतिभ हुई। मगर फिर चेतन होकर कहा, आप इतना नहीं समझते, जब लोहे के संदूक से नोट गायब हो सकते हैं तब बाकी कार्रवाई भी हो सकती है। कैसे? जैसे आपसे कुंजी ली गई, वैसे ही मेमो पर राजा के दस्तखत करा लिए जाएंगे और 5 लाख रुपए के खर्च पर। जहां 5 लाख की चोरी होती है वहां 1 लाख की कम से कम रिश्वत होगी, और इस रकम से काम न हो, ऐसा काम अभी संसार में नहीं रचा गया। ये तो हम समझे, लेकिन मेमो पर राजा के दस्तखत कैसे होंगे? मेमो क्या है? जिस पर बिल के रुपए लिखे जाते हैं। राजा की सही हो जाने पर ये रुपए दर्ज कर दिए जाएंगे। खजांची खुश हो गए। कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां भी लगाव होगा। राज्य रानी का भी है, लगाव सबसे है। जो उनका काम करेंगे उन पर वे मेहरबान रहेंगी। अच्छी बात है। अब कुल कार्रवाई कर ली जाएगी, लेकिन अकाउंटेंट समझ जाएंगे। कौन समझेगा कौन नहीं, इसकी चिंता व्यर्थ है। ये भी ठीक है, हमें क्या मालूम कौन कौन नेक नजर पर है। मुन्ना खजांची की नुकीली दाढ़ी देखती रही। खजांची ने खुश होकर रास्ता पकड़ा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।